नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि कैश लिमिट है हमारे लॉ के अंदर रिगार्डिंग पेमेंट्स के लिए, वो क्या है और हमें किन किन कैश ट्रांजेक्शन से बचना चाहिए जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है और जो कि पेनल्टीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। तो प्लीज़ आप सब मेरे साथ बने रहें। मैं आप सबको बताता हूँ कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं कि जिन पे इनकम टैक्स की बहुत गहरी नज़र रहती है रिगार्डिंग कैश पेमेंट्स। तो चलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप सब लोग समझ पाएँ कि क्या वो ट्रांजेक्शन्स हैं। तो जी, सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रांजेक्शन लोन पेमेंट। ये लोन पेमेंट ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होती है, जो भी हमारे बुक्स अकाउंट्स में लोन खड़े होते हैं, बेसिकली वो लोन जो हमने दिए होते हैं या लिए होते हैं, दोनों ही प्रकार के लोन, इन सब की ट्रांजेक्शन जो है हम ना ही कैश में पे कर सकते हैं 10,000 से ऊपर और ना ही कैश में जो है रिसीव कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है 10,000 रुपये, उस 10,000 से ऊपर अगर हम यूज़ करते हैं, पे करते हैं, तो हमें 100% पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इन एक्सपेंस अमाउंट का डबल होता है। तो प्लीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हम कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं कैश की रिगार्डिंग लोन, तो वो हमें 10,000 से ऊपर पेमेंट जो है नहीं करना है। बट इन सम केसेस जस्ट लाइक हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट या जो भी हम भाड़े के लिए हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, उसमें एग्जम्पशन जो है 35,000 की है। अगर हम 35,000 तक उनमें पे करते हैं तो हम पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई पेनल्टी लगेगी। बट अगर वो 35,000 से एक्स्ट्रा होता है तो हमें इसमें भी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, इसके बाद दूसरा सेक्शन है जी 269 ST, जो बेसिकली सेल्स से रिलेटेड सेक्शन है। इसके अंदर जो है हमारे लिए हमें बाउंड किया गया है कि एनी अमाउंट विच इज़ मोर देन 2 लाख, मतलब कि वो अमाउंट जो कि 2 लाख से ऊपर हो, अगर किसी इन्वाइस की अमाउंट 2 लाख से ऊपर है और अगर हमने उसका जो सारा पेमेंट है वो कैश में रिसीव कर लिया है, अगर हमने उसका सारा पेमेंट कैश में रिसीव कर लिया है, तो भी हमें 100% पेनल्टी का सामना कर सकता है, जो कि डबल हो सकता है उस अमाउंट का जो आपने अमाउंट कैश में रिसीव किया है। तो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करें कि आप जब भी कैश में कोई बिल काटें सेल का, तो उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर किसी से भी रिसीव ना करें। तो इस तरीके से चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कहता है एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंस। जी देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी लोन की, अब यहाँ बात हो रही थी एक्सपेंस की। एक्सपेंस मतलब कि जो हमारे डे टू डे रूटीन के खर्चे हैं जो हम अपने बैलेंस शीट्स में डालते हैं, लाइक प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर या एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस जो भी हम डालते हैं, अगर वो अमाउंट 10,000 रुपये से ऊपर होता है, मीन टू से 10,000 रुपये से अगर होता है ऊपर, तो आपको जो है पेनल्टीज़ का सामना पड़ सकता है। और इसमें पेनल्टी कुछ इस तरीके से होती है कि ये अमाउंट जो है हमारे प्रॉफिट में जो है ऐड बैक कर दिया जाता है। बेसिकली सपोज कीजिए, अगर आपने अपना प्रॉफिट 5 लाख रुपए दिखाया है और आपने उसमें कोई एक्सपेंस जो है 10,000 से ऊपर कर किया है, तो वो 10,000 रुपये जो आपके प्रॉफिट में जो है ऐड हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट है वो 5,10,000 हो जाएगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है उस पर विद टैक्स। तो आप इस चीज़ का मेक श्योर करें कि आप 10,000 से ऊपर जो है कोई भी अमाउंट जो है कैश में पे ना करें रिलेटेड टू योर एक्सपेंस। इसके बाद आता है जी हमारा अगला पॉइंट, जो कि रिलेटेड है LIC और डिडक्शन जो हम इनकम टैक्स में लेते हैं। तो इसमें भी प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप कभी भी इसकी पेमेंट जो है कैश में ना करें, क्योंकि कैश में किया गया एक्सपेंस रिगार्डिंग मेडिकल, LIC या जो भी आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लेते हैं, वो भी प्रॉपरली डिसअलाउ होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो भी डिडक्शंस ले LIC, मेडिक्लेम या आपके जो भी अदर मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, तो उसका जो बेसिक डिडक्शन है वो अगर आप कैश में पे कर रखी हैं अपने उस सारी ट्रांजेक्शन, तो आपको उसका इनपुट या आप सॉरी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसको ध्यान दें। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है जी डोनेशंस का। अगर हमने कोई भी डोनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने कोई भी डोनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 2,000 रुपये से ऊपर कैश में प्रोवाइड की है या दी है, तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन डोनेशन से रिलेटेड 2,000 रुपये से ऊपर ना करें, तो इसका हमें जो है बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। इसके साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रांजेक्शन पे, जो ट्रांजेक्शन है जी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। कैपिटल गुड्स मतलब कि जो हमारे एसेट्स होते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड का कॉलम होता है, वो बेसिकली कैपिटल गुड्स होते हैं। अब वो सारे कैपिटल गुड्स अगर आप
कैश में ख़रीदते हैं, कैश में परचेज़ करते हैं और उनका वैल्यू जो है 10,000 रुपये से ऊपर होता है और आप उसको कैश में पे करते हैं, तो आपको जो है उसका जो डेप्रिसिएशन है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन का फिगर होगा उस असेट से रिलेटेड, जिसमें आपने कैश में 10,000 का दिखाया होगा पेमेंट, वो आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करें आप जब भी कोई कैपिटल गुड खरीदें, उसकी वैल्यू अगर 10,000 से ऊपर हो तो प्लीज़ उसे बाय अकाउंट ही पे करें, कैश में उसको ना पे करें। ठीक है जी। इसके बाद जी हम आते हैं अपने अगले ट्रेडिशन के ऊपर, जो ट्रेडिशन कहती है सेक्शन 44 AD, जो बेसिकली है इनकम टैक्स का सेक्शन, जिसमें कि हम प्रेजम्पटिव इनकम दिखाते हैं। और वो सेक्शन ही कहता है 44 AD कि अगर आपकी टोटल ट्रेडिशन का पार्ट कैश में है तो आपको 8% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखाना होगा। इससे नीचे का अगर आप प्रॉफिट दिखाएंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है स्क्रूटनी में आ सकता है। और अगर आप अदर वे में करते हैं तो आपको 6% तक का मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होता है। तो ये एक जो बेनिफिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते और प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन है अकाउंट से करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जितना हो सके अपनी ट्रांजेक्शन जो है कैश में करें, ताकि आप इस सेक्शन का 44 AD वाले सेक्शन का बेनिफिट ले पाएँ और अपना प्रॉफिट जो है एज अकॉर्डिंगली सेट कर पाए प्रेजेंटिव बेस पे। ठीक है जी। इसके बाद जी अगला सेक्शन आता है जी हमारा TDS का, जो कि रिलेटेड है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो ये भी जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ये सेक्शन ये बताता है कि अगर आप कोई भी अकाउंट से विड्रॉ करते हैं पेमेंट और उसका टोटल अमाउंट जो है पूरे साल में 1 करोड़ रुपये से ऊपर हो जाता है, तो बैंक जो है आपकी उस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपसे सेक्शन 94N में TDS डिडक्ट करेगा और वो कंपलसरी है। तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप अपने अकाउंट से इस तरह की कैश की ट्रांजेक्शन विड्रॉल ना करें, ताकि आपके ऊपर इस तरीके से TDS या कोई अदर सेक्शन एप्लीकेबल ना हो और आपको दिक्कत ना हो। बेसिकली ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं कैश से रिलेटेड, ये हमें प्रॉपर अपने बुक्स में जो है डे टू डे यूज़ करने चाहिए और इनके अकॉर्डिंग ही अपनी बुक्स बनानी चाहिए। नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है स्क्रूटनी के टाइम पे हम पर पेनल्टीज़ लगा सकता है और इस तरीके से जो है हम पर एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें जब भी अपनी बुक्स बनाएं उनमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है कम से कम करें, जितना हो सकता हो अपनी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करें और आप प्रॉपर डिडक्शंस को क्लेम करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को आगे भी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक मेरे लिए एक बूस्टअप है और मैं इसी तरीके से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।